हेलो डियर बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इस वीडियो में पदार्थ के गुण व उनके मापन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में डिटेल से पढ़ा था। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन होता है या जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। इस वीडियो में हम पदार्थ के गुण और उनका किस प्रकार मापन किया जाता है, ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं पदार्थ के गुण व उनका मापन। हर एक पदार्थ के विशिष्ट गुण होते हैं। हर एक पदार्थ की विशिष्ट गंध, विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट श्यानता या उसके विशिष्ट रासायनिक गुण होते हैं। पदार्थ के गुणों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 भौतिक गुण, नंबर 2 रासायनिक गुण। वह गुण जिन्हें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना मापा जा सके भौतिक गुण कहलाते हैं, और पदार्थ के वह गुण जिन्हें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन द्वारा मापा जाता है रासायनिक गुण कहलाते हैं। तो देखो, इसमें हम जो फैक्ट है वो ये है कि प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुण होते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी होगी हर एक पदार्थ की, उसी से पदार्थ पहचाना जाता है। पदार्थ के गुणों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब वो कौन कौन से हैं? इसका नंबर 1 है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है? वह गुण जिन्हें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना मापा जा सके। साथ साथ आप लिख सकते हैं, नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। भौतिक गुण कहलाते हैं। संगठन का मतलब होता है पदार्थ जिस कण से मिलकर बना है, उन कणों को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके गुणों में कोई हम परिवर्तन नहीं करते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से हैं? जैसे गंध, श्यानता, गलनांक, क्वथनांक, गंध, श्यानता, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि। यदि हम किसी पदार्थ की गंध का पता लगाना चाहें तो हम उसको सूंघ कर लगा लेंगे, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पदार्थ की श्यानता कितनी है वो गुणों में परिवर्तन किए बिना क्या कर सकते हैं। पदार्थ का गलनांक कितना है, जैसे बर्फ की बात करें, जो जल है जब ठोस अवस्था में बदलता है तो उसको हम आइस बोलते हैं, बर्फ। उसका गलनांक कितना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बाहर
रूम टेम्परेचर पर रखते हैं और देखते हैं किस तापमान पर पिघल रही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, गुणों में कोई चेंज नहीं, अभी वो H2O का H2O ही है, बर्फ था तब भी H2O ही है, पानी बना तब भी H2O ही है, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम उसका क्वथनांक निकालना चाहें तो हम पानी को लेकर उसको गर्म करेंगे और देखेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो गैस में बदल जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक। गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अवस्था बदली है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे जल जब द्रव अवस्था में था तब भी वो H2O ही है, गैस अवस्था में है तब भी H2O है, और ठोस अवस्था में है तब भी वो क्या है, H2O। तो पदार्थ के वे गुण जिन्हें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना मापा जा सके उसको हम बोलते हैं भौतिक गुण। दूसरे रासायनिक गुण। पदार्थ के रासायनिक गुणों को मापने के लिए उसके संगठन में परिवर्तन करना पड़ता है। तो वह गुण जिन्हें पदार्थ के संगठन में संगठन ये एक बात है, परिवर्तन द्वारा मापा जाता है। पदार्थ के रासायनिक गुण कहलाते हैं। रासायनिक गुणों में एग्जाम्पल जैसे दहन, ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन। अब जैसे हम चेक करना चाहते हैं कि पदार्थ का दहन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना पड़ेगा। तो जलाते ही हमें पता चल जाएगा कि उसका दहन हो रहा है। तो कैसे ज्वाला दे रहा है, दहन कितने टेम्परेचर पर हो रहा है, दहन द्वारा कौन से पदार्थ बन रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम पदार्थ के दहन का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे लकड़ी का हम दहन करके चेक करेंगे कि दहन हो रहा है, तो वहां लकड़ी जिसमें कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। इसी प्रकार पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, इसमें भी नए गुण वाले नए पदार्थ बन जाएंगे। विस्थापन अभिक्रिया नहीं दे रहा है तो इसमें भी नए पदार्थ बन जाएंगे और पदार्थ का जो संगठन है वो परिवर्तित हो जाता है। तो पदार्थ के गुणों को दो भागों में हम विभाजित करते हैं। वह गुण जिन्हें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना मापा जा सके, भौतिक, और जिनको संगठन में परिवर्तन द्वारा मापा जाता है, रासायनिक गुण कहलाते हैं। अब देखो, पदार्थ के गुणों को मात्रात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें नीड होती है उनके मात्रकों की। तो हम यहाँ बात करते हैं मापन की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो, मापन की इकाइयां कहें या क्या कहें, मापन के मात्रक, यूनिट, इकाई कहो चाहे आप मात्रक हो, सेम चीज है। अब देखो, मापन की इकाई का मतलब क्या है। जैसे मुझे कोई कहे कि ये जो मार्कर है इसकी लंबाई कितनी है, तो सपोज करो जैसे मैं कह देता हूँ इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। अब मुझे कोई कहेगा कि इसका भार कितना है, तो मैं कहूंगा इसका भार 10 ग्राम है। आधी बात ध्यान में। इस कमरे का तापमान कितना है, तो मैं कहूंगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब हम किसी पदार्थ के गुणों का मापन करते हैं तो पदार्थ के मापन की जो इकाई होती है वो उस पदार्थ या उस राशि की प्रवृत्ति की होती है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो किसी राशि का मापन जब हम करते हैं तो किसी राशि का मात्रक या राशि की इकाई
उस राशि की परिवर्ती की होनी चाहिए। मापन की जो इकाई है वो उस राशि की परिवर्ती की होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, मात्रक या इकाई। देखो किसी राशि आर ज्ञात कर रहे हैं या लंबाई ज्ञात कर रहे हैं कि मापन की इकाई उस राशि की परिवर्ती की होती है। जिसे मापन की इकाई या मात्रक कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे इस मार्कर की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसकी जो यूनिट है या जो इकाई है वो लंबाई के अनुरूप ही होनी चाहिए। सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है। मैं कहूं कि मुझे इस मार्कर का भार निकालना है, तो भार का जो मात्रक है या इकाई है वो उसी की परिवर्तित होनी चाहिए, जैसे सेंटीमीटर या मीटर। तो किसी राशि के मापन की इकाई उस राशि की परिवर्ती की होती है, जिसे मापन की इकाई कहते हैं। मापन की इकाइयां जो है तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली जो राशि है वो है मापन की जो इकाई है पहली, वो है सीजीएस इकाई। दूसरी जो इकाई है वो है एमकेएस इकाई। तीसरी जो इकाई है वो है एफपीएस इकाई। देखो किसी पदार्थ के गुणों को मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित करने के दो मूल बिंदु होते हैं। पहला उसका मात्रात्मक परिणाम और दूसरा मात्रक। जैसे मान लो मैं कहूं कि इस मार्कर की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो जो पहला अंक है 8 वो है इसका मात्रात्मक परिणाम, और दूसरा जो सेंटीमीटर में कह रहा हूं वो क्या है, मात्रक। तो किसी भी पदार्थ के गुणों को मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित करने के दो पहलू होते हैं। पहला, किसी पदार्थ के गुणों को मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित करने के दो पहलू होते हैं। पहला है मात्रात्मक अंक या परिणाम, और दूसरा क्या होता है, मात्रक। जैसे सीजीएस जो पद्धति है, इसमें पहले सी का मतलब है इस पद्धति में हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। दूसरा है द्रव्यमान को हम जी और ग्राम में मापते हैं। तीसरा एस है समय को इस इकाई में हम सेकंड में मापते हैं। अगला देखो एम के एस इकाई, इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, तीसरा है समय, समय को सेकंड में मापते हैं। थर्ड है एफपीएस, इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पी फॉर पाउंड में, और समय को सेकंड में मापते हैं। ये होगी तीन प्रकार की इकाई। तो मापन की इकाइयों की जब हम बात करते हैं, तो किसी राशि के मापन की इकाई उसी की प्रवृत्ति की होती है, जिसे मापन की इकाई कहते हैं। मापन की इकाइयां तीन प्रकार की होती है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। अब यहाँ पर सीजीएस में पहले सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड।
एमकेएस में एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। एफपीएस में एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। इसमें द्रव्यमान, उसके बाद आता है सॉरी पहला आता है लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान और उसके बाद क्या आता है समय। तो सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस में यही फर्क होता है। लेकिन तीनों जो इकाइयां हैं इसमें विभिन्न राशियों के मापन की जो यूनिट है वो अलग अलग है। इसीलिए हर एक राशि के मापन की इकाई को फिक्स करने के लिए वैज्ञानिकों ने मात्रकों की आधुनिक पद्धति दी, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें हम अलग से लगा लेते हैं एसआई पद्धति, जिसको हम बोलते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये जो एसआई पद्धति है इसमें 7 भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक हैं। कौन कौन सी राशियां हैं, कौन कौन से मात्रक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं भौतिक राशि, और उसका मात्रक। भौतिक राशियों में 7 भौतिक राशियां हैं। पहली है जैसे लंबाई, इसका उनका सिंबल है एल फॉर लेंथ। दूसरा है द्रव्यमान, इसका पूरा सिंबल है एम फॉर मास। तीसरा है समय, इसका पूरा सिंबल है टी फॉर टाइम। चौथा है विद्युत धारा, इसका पूरा सिंबल है आई। पांचवा है तापमान, इसका पूरा सिंबल है टी फॉर टेम्परेचर। छठा ज्योति तीव्रता, इसको ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं, प्रतिफल तीव्रता भी बोलते हैं। इसका पूरा सिंबल है आई वी। सातवां है पदार्थ की मात्रा, और इसका खुद का सिंबल है एम। तो ये तो हमने ले ली 7 भौतिक राशियां और उनके खुद के प्रतीक। अब लंबाई जो है इसका मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक है एसआई में मीटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। इसको कैपिटल कर लेते हैं। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई में मात्रक है किलोग्राम, और इसका मात्रक यूनिट हो जाएगी केजी, 100 रुपए प्रति। समय का मात्रक है सेकंड, और इसको हम प्रति रूप में रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। ज्योति तीव्रता, प्रतिफलन तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडेला, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीटी से। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक है मोल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमओएल। तो ये 7 भौतिक राशियां और उनके मात्रक। अब क्या होता है, कई बार एसआई मात्रक की जो भौतिक राशियां हैं इनमें उपसर्ग लगाकर इनको दूसरे मात्रक के अनुरूप बनाया जाता है। जैसे मान लो कोई कहेगा कि एक छोटी सी लोहे की कील है और कहेगा इसको किलो में मापो, तो किलो में मापना तो थोड़ा सा ऐसे अनसफिशिएंट लगेगा कि इसको किलो में कैसे ज्ञात करें। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उपसर्ग लगा देते हैं और उसको उसके मान के अनुरूप, जैसे मान लो मिलीग्राम में माप लें या किसमें माप लें, ग्राम में। तो एसआई की मूल भौतिक राशियों में उपसर्ग लगाकर उनको मानक या मापन के अनुरूप बना दिया जाता है। अब उपसर्ग कौन से हैं और उनके गुण क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूं उपसर्ग, कुछ जरूरी है उनको आपको याद रखने हैं, और उनके यहाँ ले लेते हैं गुण। जैसे यहां लेते हैं डेका, हेक्टो या हेक्टा,
मिली या किलो लिया। अब डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रोन। डेका जो होता है ये होता है 10 की पावर 1, हेक्टा 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6। ऐसे ही नैनो, नैनो होता है 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12। तो ये कुछ उपसर्ग है जिनका यूज हम करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम कई बार जैसे जो भार है उसको मिलीग्राम में मापते हैं, कई बार हम यूनिट को माइक्रोन में मापते हैं। उस कंडीशन में हमें इन उपसर्गों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी तक हमने पदार्थ के गुण मापन और एसआई पद्धति, उनकी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे, ये तो होगी मात्रकों की पद्धतियां, इसके बाद हम ले रहे हैं मात्रकों की व्युत्पन्न पद्धतियां। और विशेष कर लेता हूं। अब हम ले लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अभी हमने एसआई पद्धति में 7 भौतिक राशियां और उनके मात्रक लिए थे। इन 7 भौतिक राशियों के अलावा अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक इन मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, जिसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक एक करके ले रहे हैं। इसमें नंबर 1 हम ले रहे हैं जैसे आयतन। 7 भौतिक राशियां हैं, उनके तो मूल मात्रक हैं, लेकिन 7 भौतिक राशियों के अलावा अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। यानी उन्हीं मात्रकों से हम ये मात्रक बनाते हैं। आयतन जो होता है उसको हम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई में व्यक्त करते हैं। तो आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो अगर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को सेंटीमीटर में लें तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये सीजीएस में हो जाएगा। एमकेएस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब देखो, आयतन को हम नॉर्मली लीटर में मापते हैं, तो 1 लीटर का मतलब क्या होता है, इसमें होते हैं 1000 मिलीलीटर। और 1 मिलीलीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम बात करें 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होगा, तो वो बराबर हो जाएगा 1 लीटर में। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई जगहों पर हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी। ये हो गया आयतन। अब हम नंबर 2 ले रहे हैं, वो है आयतन के बाद हम जैसे ले लेते हैं नंबर 2 घनत्व। घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, आयतन वॉल्यूम वी से। घनत्व क्या होता है, डी बराबर होता है एम अपॉन वी, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये हो जाएगा घनत्व बराबर डी बराबर एम अपॉन वी, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर हम सीजीएस में इसकी यूनिट निकालें तो देखो, द्रव्यमान किस में मापते हैं, ग्राम में, और आयतन क्या होता है, सेंटीमीटर में। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब नीचे है, ऊपर आएगा तो पावर चेंज हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। एमकेएस में अगर ज्ञात करेंगे, एमकेएस में द्रव्यमान किलो में और सेंटीमीटर की जगह मीटर, ये क्या हो जाएगा -3। क्योंकि देखो ऊपर तो द्रव्यमान है, आयतन है, आयतन को भी हमने लिया सेंटीमीटर क्यूब, और ये जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, जो घात है, पावर है, उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो घनत्व का हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब किलोग्राम मीटर क्यूब, पावर है -3। तीसरा है वेग।
वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेग क्या होता है, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो वेग हो गया दूरी बटा समय। तो देखो दूरी क्या होती है, अगर हम सीजीएस में दूरी सेंटीमीटर में और समय क्या होता है सेकंड में, ये हो जाएगा सेंटीमीटर सेकंड ऊपर आएगा तो प्रति सेकंड। एन के एस में लेंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक है, वेग। चौथा है त्वरण, एक्सीलरेशन बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो त्वरण ए हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन यानी वेग क्या है, तो सीजीएस में यूनिट हो जाएगी, देखो वेग की यूनिट तो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड और नीचे सेकंड है, ऊपर आएगा तो सेकंड इनवर्स। तो सीजीएस में इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर सेकंड -2 और एम के एस में इसकी यूनिट हो जाएगी, एम के एस में सेंटीमीटर की जगह मीटर सेकंड पावर -2। ये किसकी यूनिट हो गई, थर्ड की। अब हम बात करते हैं बल, अंग्रेजी में फोर्स बोलते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। एफ बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण एम इंटू एल। तो द्रव्यमान जो होता है अगर सीजीएस में लेंगे तो द्रव्यमान हो गया ग्राम में और त्वरण है सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। तो ये कितना हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। अगर इसको एमकेएस में लेंगे तो ग्राम की जगह किलोग्राम, सेंटीमीटर की जगह मीटर सेकंड की पावर -2। ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2 इसको हम बोलते हैं न्यूटन और किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 इसको हम बोलते हैं, सॉरी ये डाइन है सीजीएस वाला, तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन। एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। तो एक डाइन क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5 न्यूटन। ये हो गया बल। अब हम बात करते हैं कार्य की। नंबर 6 कार्य। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं तो हमें पता होना चाहिए, डी और डेंसिटी घनत्व। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ये हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। कार्य भी बोल सकते हैं या ऊर्जा भी बोल सकते हैं। बल क्या होता है, तो देखो सीजीएस में बल का मात्रक क्या है, टाइम, या यूं कह सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2 और विस्थापन को किसमें लेंगे, सेंटीमीटर में। तो एक ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, या ये हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर, या डाइन इंटू सेंटीमीटर। एमकेएस में ग्राम की जगह हो जाएगा किलो, सेंटीमीटर की जगह हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे हम यूं कर सकते हैं न्यूटन इंटू आगे क्या है सेंटीमीटर। ये जो है यूनिट इसको हम बोलते हैं अर्ग और इसको हम क्या बोलते हैं जूल। तो आयतन घनत्व वेग त्वरण बल कार्य, कार्य की दो यूनिट है जूल या अर्ग। जूल एमकेएस में, अर्ग है सीजीएस में। इसी प्रकार जो बल है, बल को न्यूटन में या किसमें मापते हैं, डायन। अब सातवां जो है वो हम ले रहे हैं टेम्परेचर। सातवां जो विल्सन राशि का नाम है वो है टेम्परेचर, तीसरे को करता है। तो टेम्परेचर जो है इसकी मूल रूप से 3 मात्रक या इकाइयां हैं। तो यहां हम ले लेते हैं इकाइयां।
यहाँ हम लेते हैं इन इकाइयों का प्रारंभिक बिंदु और यहाँ हम लेते हैं इन इकाइयों का अंतिम बिंदु। इकाइयों में पहली जो इकाई है वो है सेल्सियस या सेंटीग्रेड, दूसरी है केल्विन एसआई यूनिट, तीसरी है फारेनहाइट फारेनहाइट। सेंटीग्रेड या जो सेल्सियस है इसका प्रारंभिक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अंतिम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन का 273.15 इनिशियल और एंड होता है 373.15। इसको लगभग हम 273 373 है, इसलिए इसको हटा दें। फारेनहाइट का 32 फारेनहाइट प्रारंभिक बिंदु, एंड पॉइंट है 212 फारेनहाइट। अब अपने तापमान इकाइयों को, एक इकाई को दूसरी इकाई में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे इसमें पहला हम जो फेक्ट है वो लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में और दूसरा है केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल। यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना चाहें तो केल्विन क्या हो जाएगा, केल्विन बराबर हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहें तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा केल्विन माइनस 273, क्योंकि केल्विन जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड से 273 अधिक होता है, इसलिए केल्विन बराबर हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। और डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो 273 घटाने पड़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होंगे तो हम कहेंगे केल्विन बराबर है 0 प्लस 273, कितने केल्विन हो जाएंगे 273 के। अगर मैं कहूंगा कि 300 केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड कितने होंगे तो हम कहेंगे डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 300 केल्विन है और इसमें से कितने घटा दो 273, तो कितना आ जाएंगे 27 केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दो और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 घटा दो। अगला है डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलना और फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना। तो यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला है F बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 और इसका फॉर्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 5/9 फारेनहाइट माइनस 30। जैसे कोई कहे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलें तो इसका हम ले लेते हैं कि 212 फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल। तो देखो इसका तो सिंपल सा है, फारेनहाइट बराबर हो जाएगा 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू 100 है प्लस 32, 5 20 बार कट जाएगा, 9 को 20 से गुणा करेंगे 180 प्लस 32, 180 और 32 कितना हो जाएंगे 212। तो देखो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो 212 फारेनहाइट होता है। इसका देखो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 5/9 इंटू फारेनहाइट की वैल्यू कितनी है 212 माइनस 32, तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 212 में से 32 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 212 में से 32 गए 180, तो ये 180, 9 इसको 2 बार काट देगा कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 212 फारेनहाइट सेंटीग्रेड होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार हम तापमान की इकाइयों को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में और फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। अब हम
एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, मापन में अनिश्चितता। जब हम किसी राशि का प्रायोगिक मापन करते हैं तो मापन में अनिश्चितता होना स्वाभाविक है, लेकिन परिणाम का यथार्थ व परिशुद्ध होना आवश्यक है। यहाँ पर दो चीजें आती है, एक तो होती है परिणाम की यथार्थता और दूसरी होती है परिशुद्धता। यथार्थता क्या होती है? प्रायोगिक मान की या प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से सामीप्यता, प्रायोगिक मान का वास्तविक मान से सामीप्यता यथार्थता कहलाती है, जबकि विभिन्न मापनों में सामीप्यता को हम क्या बोलते हैं? परिशुद्धता। तो देखो अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझेंगे। जो हमने निकाला है प्रायोगिक मान का वास्तविक मान से सामीप्यता, यानी जो प्रायोगिक मान है वो वास्तविक मान के कितना पास है, उसको हम क्या बोलते हैं? यथार्थता। और परिशुद्धता क्या होती है? विभिन्न मापनों में जो हमने विभिन्न मेजरमेंट किए हैं उनमें समीपता, उसको हम बोलते हैं परिशुद्धता। तो प्रायोगिक मान का वास्तविक मान से समीपता यथार्थता और विभिन्न मापनों में समीपता को हम परिशुद्धता कहते हैं। मान लो एक राशि है, जैसे मान लो एक छोटा सा पेन है, इसका वास्तविक मान एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो मान लो है 2 ग्राम, और हमने 3 विद्यार्थियों को कहा कि इसका भाग निकाल के बताओ। तो देखो यहां हमने ग्रुप बना दिए। पहला स्टूडेंट, इसको हमने नाम दे दिया विद्यार्थी ए, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दो चांस दिए सबको। विद्यार्थी बी और विद्यार्थी सी। विद्यार्थी जो ए है इसने मेजरमेंट निकाला 1.93 ग्राम, 1.95 ग्राम। बी ने निकाला 1.96 ग्राम और 2.06 ग्राम, या इसको भी लिख लेते हैं 2.3 ग्राम। सी ने मान निकाला 1.99 ग्राम और 2.01 ग्राम। अब देखो विद्यार्थी जो ए है इसने इसकी दो वैल्यू निकाली 1.93 ग्राम, 1.95 ग्राम, जो वास्तविक मान के नजदीक नहीं है। तो ये जो मेजरमेंट है ये यथार्थ नहीं है, क्योंकि जो प्रायोगिक मान है उसके वास्तविक मान से सामीप्यता बहुत दूर की बात है, यानी ये वास्तविक मान से समीप नहीं है, तो यथार्थ तो नहीं है। लेकिन ये दो मेजरमेंट जो इसने निकाले हैं 1.93 1.95, इनमें समीपता है 0.02 का डिफरेंस है, तो ये क्या है? परिशुद्ध। विद्यार्थी बी ने दो मेजरमेंट निकाले 1.96 2.3, वास्तविक मान के समीप है ही नहीं और ना ही इनमें आपस में समीपता है, तो ये यथार्थ भी नहीं है, यह परिशुद्ध भी नहीं है, ना यथार्थ और न ही परिशुद्ध। जो सी है इसने मान निकाला 1.99
2.01, यानी प्रायोगिक मान जो है वो वास्तविक मान के ठीक पास में है। तो ये यथार्थ तो है ही, बिल्कुल एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट वैल्यू के पास है, और इनमें आपस में समीपता भी है। कितने का डिफरेंस है? 0.02 का डिफरेंस है, तो ये परिशुद्ध भी। तो प्रायोगिक मान का वास्तविक मान से जो समीपता है उसको हम बोलते हैं, अगर इसको समझने में दिक्कत है तो इसको समीपता कहते हैं। कई बार वर्ड ही मारामारी करते हैं, समीपता। इस मान की वास्तविक मान से समीपता है तो ये यथार्थ हो गया। विभिन्न मापनों में समीपता 1.93, 1.95 एक दूसरे के बहुत नजदीक है, तो ये परिशुद्ध है। तो वास्तविक मान के प्रायोगिक मान अगर समीप है तो यथार्थ, और विभिन्न मापनों में समीपता तो परिशुद्ध। देखो, विभिन्न मापनों का यथार्थ होना आवश्यक है, यथार्थ है तो परिशुद्ध भी होगा, लेकिन परिशुद्ध है और यथार्थ हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यथार्थ मान परिशुद्ध होता है, लेकिन परिशुद्ध मान यथार्थ हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये मान जो है ये परिशुद्ध है लेकिन यथार्थ नहीं है। लास्ट जो हम ले रहे हैं सब टॉपिक, वो है वैज्ञानिक संकेतन। देखो, केमिस्ट्री फिजिक्स में हम, जैसे केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, अवोगाद्रो संख्या, मिलीग्राम में हम द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, तो उस कंडीशन में हम बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं लिख सकते। तो बड़ी संख्याओं को छोटी करने के लिए हम उसे वैज्ञानिक संकेत में कन्वर्ट करते हैं, और इसको नॉर्मली ऐसे करते हैं n × 10⁻n। अब ये n तो है 1 से 10 होती है नॉर्मली, जो कैपिटल n है वो, और ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। अब सपोज करो जैसे मैंने लिखा, ये लिख दिया, इसको कोई बच्चा कहेगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दसरा, लाख, 10 लाख। एक ऐसे लिखा, एक सीधा सा क्या है 10 की घात। देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, यानी ये बिलियन हो गया। अगर हम ये कहें एक, हम लिखे 1/1 2 3 4 5, ऐसे लिखे, यानी एक तो हम जब गणना ही करें तो इसको ऐसे लिखे 1/10,000, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर, देखो 1 2 3 4, ऊपर जाएगी पावर क्या हो जाएगी -10 की पावर -4। एक हम यूं लिखते हैं, जैसे देखो 6 0 2 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, ऐसे लिखा। एक इसको हमने यूं कर दिया 6.022 10⁻। अब देखो दशमलव कितना इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात। तो दशमलव को जब हम लेफ्ट में खिसकाते हैं तो पावर लगती है प्लस में, और राइट में खिसकाते हैं तो पावर लगती है माइनस में। अब जैसे हम मान लो कोई बच्चा कहे कि मैं तो ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 इकाई, उदाई, सैकड़ा, हजार, दसरा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो ये कैसे लिखेगा इतनी बड़ी संख्या? तो प्रॉब्लम है, इसको वैज्ञानिक संकेत में कन्वर्ट करने का सीधा सा है 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आराम से हो गया। एक तो ये लिखो, एक ये लिखो, कितना इजी है, एक ये लिखो, एक ये लिखो, बहुत इजी है। तो संख्याओं को वैज्ञानिक संकेत में बदलना आवश्यक होता है, क्योंकि गणनाओं में और जब हम इनको पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, उनका आवेश ये ज्ञात करना संभव नहीं होता ऐसे, क्योंकि बहुत बड़े डिजिट हो जाती है। जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.8 इनटू 10⁻31 किलो। एक ये वैज्ञानिक संकेत है, और इसको अगर हम यूं लिखें तो ये ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे कितने शून्य हो जाएंगे 31। एक तो ऐसे लिखा और एक इसको वास्तविक लिखा, गड़बड़ है वास्तविक में। इसीलिए संख्याओं को इसी बनाने के लिए उनको वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है इस प्रकार। पॉइंट अगर हम लेफ्ट में खिसकाएंगे ऐसे तो पावर 10 की पावर में लगेगी, और अगर राइट में खिसकाएंगे तो पावर 10 में जो लगेगी वो माइनस।
पॉइंट अगर हम लेफ्ट में खिसकाएंगे तो पावर प्लस में लगेगी और अगर राइट में खिसकाएंगे तो पावर माइनस में लगेगी। तो यहाँ पर पदार्थ के गुण और उनका मापन समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।